हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर SBK लाल BHMS होम्योपैथिक चिकित्सक अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे बहुत सारे मित्रों एवं पेशेंटों का बहुत अनुरोध रहा है कि मैं अपने YouTube चैनल पर होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली से संबंधित वीडियो लेकर आऊं। अतः मैं सबसे पहले अपने उन मित्रों और पेशेंटों का आभारी हूं जिन्होंने यह वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और इसका जो हिस्सा आपसे संबंधित हो उसे लाभ उठा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वैसे मेरा सलाह है कि वीडियो देखकर उसे बताए दवा को देखकर दवा मत प्रारंभ करें या चलाएं। कई बार अपनी इलाज अपने से करने का दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है। अतः संबंधित दवा बिना कुशल चिकित्सक के परामर्श के मत लें। प्रस्तुत वीडियो सामान्य सर्दी खांसी के बारे में है। इसमें मैं थोड़ी सी चर्चा खांसी, बुखार और अस्थमा पर भी सिम्टम्स के हिसाब से करने का कोशिश करूँगा। यह वीडियो सर्दी खांसी भाग 1 है। अन्य संबंधित बातों की चर्चा हम भाग 2 में या अन्य वीडियो में करेंगे। सर्दी खांसी का क्षेत्र तो इतना विस्तृत है कि एक वीडियो में सारी जानकारी को वर्णन कर पाना बहुत कठिन है, समेट पाना बहुत कठिन है। अतः आगे भी प्रयास रहेगा कि इससे संबंधित जानकारी हम अपने दर्शकों को उपलब्ध करवाएं। तो शुरू करते हैं कि सर्दी के बारे में सबसे पहले कुछ चर्चा हो जाए। सर्दी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला एलर्जिक राइनाइटिस और दूसरा संक्रमण वाली। एलर्जिक राइनाइटिस किसी एलर्जिक एजेंट से उत्पन्न होता है। यह एलर्जिक एजेंट पराग, धूल, धुआं, सिगरेट, प्रदूषण, रंग, गंदगी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें उस कारक को पहचान में लाना है और उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम उस एलर्जिक एजेंट से नहीं बच सकते हैं तो हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि धीरे धीरे हमें वह एलर्जिक एजेंट या कारक प्रभावित न कर सके। या होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में यह संभव है कि आपकी जो संवेदनशीलता कुछ खास पदार्थ से है, वो संवेदनशीलता से के कारण जो एलर्जी उत्पन्न होती है, दवा चलते चलते फिर वो उसके प्रति आपका शरीर इतना संवेदनशील नहीं हो, सामान्य आदमी की तरह व्यवहार करें। तो अब हम आते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली से हम कोशिश करेंगे कि संक्रमण वाली सर्दी और एलर्जिक वाली सर्दी, एलर्जिक जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर भी बोलते हैं, उसका बढ़िया से इलाज संभव हो सके। ठीक है। अब आते हैं दूसरे तरह की सर्दी जो राइनो वायरस के संक्रमण से उत्पन्न होती है। उसमें सर्दी, खांसी, देह हाथ में दर्द, इस सब टाइप का सिम्टम्स होता है, बुखार भी। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि एक आदमी को सर्दी हुई और उसी के साथ धीरे धीरे कई आदमी को सर्दी लग जाती है। यह होती है इन्फ्लुएंजा वाली सर्दी, जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं। अब इन्फ्लुएंजा वाली सर्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत आसानी से पड़ जाता है। अर्थात एक व्यक्ति को सर्दी हुई, उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति आया तो दूसरे को भी संक्रमण हो गया, सर्दी का संक्रमण हो गया, सर्दी का संक्रमण फैल जाता है। जबकि एलर्जिक सर्दी में आप देखेंगे कि संबंधित व्यक्ति के साथ उठने और बैठने से आप बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होते। अब संक्रमण वाली सर्दी या फ्लू से बचने हेतु इन्फ्लुएंजियम 30 का अगर 1-2 खुराक ले लें, मुख्य रूप से तो 1-2 खुराक लेने से आपका इसमें बचाव हो जाएगा। प्रिवेंटिव दवा के हिसाब से इसको आप ले सकते हैं। अब होम्योपैथी में कुछ दवा एलर्जिक सर्दी में तो कुछ संक्रमण वाली सर्दी में और कुछ दोनों ही में प्रभावी होती है। अगर हम लक्षणों को ध्यान में रखकर दवा का चयन करें तो हम देखेंगे कि जहाँ सेट्रिजिन जैसी दवाएं अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में जीवन भर आपको लेना पड़ता है, वहीं होम्योपैथी में समुचित लक्षण को ध्यान में रखकर जब हम दवा का चयन करते हैं तो यह समूल नष्ट हो जाता है।
ठीक है। तो अब आते हैं किसी भी प्रकार के सर्दी का जुकाम, सर्दी जुकाम चाहे वो फ्लू वाली हो या एलर्जिक हो, आप लक्षण के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कुछ सर्दी जो एलर्जिक है उसके लिए कुछ खास दवाएं हैं, तो कुछ फ्लू वाली के लिए दवाएं हैं, कुछ दवाएं ऐसी कॉमन हैं जो फ्लू वाली सर्दी हो या संक्रमण वाली, फ्लू या संक्रमण वाली सर्दी हो या एलर्जिक, दोनों ही तरह के सर्दी में वो काम करती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं, शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है एकोनाइट। ऐसे रोगी जो मोटे थुलथुल होते हैं, देखने में तो लगे एकदम ताजे बलिष्ठ बलवान, लेकिन उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर होता है कि ड्राई कोल्ड में थोड़ा भी शरीर उसको ड्राई कोल्ड को नहीं पचा पाता है। ठंड में गए नहीं कि सर्दी बुखार खांसी हो, एकदम जाने जैसा हो गया, नाक बहने लगा, बुखार भी हो जाता है कई बार, तो तुरंत होम्योपैथी में ऐसे प्रभावित व्यक्ति को एकोनाइट दिया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि 5-5 मिनट के अंतर से एकोनाइट का अगर 2-3 खुराक दे दें तो रोगी को तुरंत आराम मिल जाता है। अब ध्यान रखने की बात है कि सर्दी तो किसी व्यक्ति को तुरंत लग गई, पर एकोनाइट उसको तुरंत नहीं दिया गया। तब फिर यह सर्दी अगर 24 घंटा के भीतर एकोनाइट नहीं उसको चलाया गया फ्रीक्वेंट डोज अर्थात तुरंत, तो फिर उसका एकोनाइट के क्षेत्र से ये निकल जाता है, तब दूसरे मेडिसिन के क्षेत्र में ये सर्दी आ जाती है, तब हमको दूसरे दवा से लाभ होता है। ठीक है। तो अगर ऐसी इस तरह की सर्दी हो जाए, अचानक सर्दी हो जाए और ड्राई कोल्ड इफेक्ट करे, आप तुरंत ही प्रभावित करे, तुरंत ही पेशेंट की स्थिति नाजुक हो जाए, तो उसमें आप एकोनाइट 5-5 मिनट के अंतर से 2-3 खुराक दें, आपको समुचित फ़ायदा अनुभव में आ सकता है। कई बार आपको लगेगा कि वाह कितना चमत्कार कर दिया ये एकोनाइट, और अगर उसको आप 24 घंटे के भीतर तक अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर उसका एकोनाइट का प्रभाव उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाता है। अब दूसरा मेडिसिन है जो रस्टक्स है। अगर ड्राई कोल्ड से सर्दी हो तो दवा हम एकोनाइट देते हैं, और अगर नमी वाली सर्दी से हो तो दवा होता है रस्टक्स। इसे 30 या 200 पोटेंसी में 5-5 मिनट के अंतर से 2-3 खुराक दे सकते हैं। जब नमीयुक्त ठंड के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक बहने की शिकायत हो, देह हाथ में दर्द का अनुभव हो, तो रस्टक्स 30 या 200 का उपयोग में लाया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों और वृद्ध व्यक्ति को उच्च शक्ति वाली दवा नहीं देनी चाहिए। यही अगर देह हाथ में दर्द बहुत तोड़ फाड़ वाला, एकदम हड्डी में दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो फिर रस्टक्स से उतना फ़ायदा नहीं होगा, तब इपिटोरियम देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद का मेडिसिन है ब्रेयोनिया। ब्रेयोनिया एल्ब में क्या होता है कि अब एकोनाइट या रस्टक्स के प्रयोग से कई बार सर्दी सूख जाता है, तो वैसे लक्षण में ब्रेयोनिया का प्रयोग किया जाता है। रस्टक्स के प्रयोग से अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो रस्टक्स और ब्रेयोनिया को हम 1-1 घंटा के अंतर से प्राय कम से भी चला सकते हैं। वैसे स्वयं हेनीमैन जो होम्योपैथी के संस्थापक रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि टाइफाइड के कई मामलों में जब वो समुचित लक्षणानुसार चिकित्सा कर रहे थे तो उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, पर जैसे ही उन्होंने रस्टक्स और ब्रेयोनिया का पर्याय क्रम से प्रयोग करना शुरू किया तो उन्होंने 183 टाइफाइड के रोगियों को रोगमुक्त कर दिया। कितना इम्पोर्टेंट है ये ब्रेयोनिया। और एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि रस्टक्स का पूरक ब्रेयोनिया होता है और उसका एंटीटोड भी होता है। अगर अर्थात दोनों को पर्याय क्रम से अगर हम चलाते हैं तो फिर एग्रीवेशन सब का भी डर नहीं रहता है। ठीक है। अब कुछ इसके लक्षण पर चर्चा कर लेते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि एकोनाइट या रस्टक्स के बाद ही हम ब्रेयोनिया को दें। अगर उसका लक्षण मिल रहा है, जैसे अगर सूखी सर्दी है और खांसी है, साथ ही सर दर्द हो, पैखाना कब्ज हो, एक बार में रोगी ज़्यादा पानी पीने की इच्छा रखता हो, रोगी का रंग सांवला हो, स्वभाव चिड़चिड़ा हो, तो ब्रेयोनिया से तुरंत फ़ायदा मिल जाता है। वैसे कई बार यह देखा गया है कि पुराने सर्दी, बुखार और खांसी में बिना पूरा सिम्टम्स मिलाए भी कई बार ब्रेयोनिया से चमत्कारिक लाभ होता है। अब उसके बाद आते हैं हीपर सल्फर। हीपर सल्फर क्या है कि ठंड मौसम में अगर किसी को कोई जुकाम लग जाए, कोई जुकाम से पीड़ित हो जाए
और खांसी भी होने लगे, साथ ही टॉन्सिल भी बढ़ जाए, तो हिपर सल्फर 30 की मात्र 3 बूंद 1 कप ताज़ा पानी में मिलाकर लेने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। मैंने ठंड से सर्दी और सर्दी के बाद तुरंत टॉन्सिल बढ़ जाने के लक्षण पर हिपर सल्फर 30 के साथ चिकित्सा की है और मात्र 1 खुराक से कई रोगियों को आरोग्य प्रदान किया है। वैसे एकोनाइट 30, हिपर सल्फर 30 और एस्पोंजिया 30 इसका त्रिक है होम्योपैथी में। डॉक्टर EYEB नेस जो प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक हुए, उन्होंने अलग अलग बीमारी के लिए कुछ त्रिक बनाया है, तो उस त्रिक में ये आता है। तो अगर सर्दी खांसी तुरंत हुआ हो तो पहले एकोनाइट देना चाहिए, उसके बाद 4 घंटे के बाद एस्पोंजिया और फिर 4 घंटे के बाद हिपर सल्फर, तो आपको सर्दी खांसी में बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और अगर कष्ट ज़्यादा है तो एकोनाइट हिपर सल्फर के अलावा एक मेडिसिन में और जोड़ देता हूँ, वो है ब्रोनिया। तो इसको आप इस सीक्वेंस में चला सकते हैं, जैसे एकोनाइट हुआ, फिर हिपर सल्फर, फिर एस्पोंजिया और उसके बाद बेलाडोना। इसको आधा घंटा के अंतर से अगर दीजिए तो तुरंत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा भी कुछ दवाई हैं जिसको हम जिसको हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आता है और वो बताएगा कि पानी छूते ही सर्दी लग जाती है, तो उसे केस में सोडियम 30 पावर में मात्र 1 खुराक देने से फ़ायदा हो जाता है। अब मौसम परिवर्तन हो रहा है, जैसे गर्मी चल रही है, गर्मी के बाद ठंड मौसम का शुरुआत है, या ठंड मौसम है उसके बाद अब गर्मी का मौसम आएगा। तो जब ये मौसम परिवर्तन हो उसके बाद सर्दी लग जाए, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है थूजा 1M। अगर आप थूजा 1M 1 खुराक दे देते हैं तो आप देखेंगे कि एकदम चमत्कारिक फ़ायदा हो गया, तुरंत फ़ायदा हो गया रोगी को। उसके अलावा जो सर्दी और खांसी में बहुत अधिक प्रयोग होता है, जो होम्योपैथिक हिसाब से एंटीवायरल दवा भी है, वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम में 3D सिम्टम्स होता है, मतलब डलनेस, ड्राइनेस और डिजीनेस। तो मतलब एकदम सुस्त जैसा पेशेंट रहेगा, उसको पानी पीने की इच्छा नहीं रहेगी और ऊँघने की प्रवृत्ति रहेगी। तो ऐसे केस में सिर्फ जेलसीमियम अगर आधा घंटा के अंतर से 2-3 खुराक दिया जाए तो आप देखेंगे कि समुचित फ़ायदा हो गया। वैसे इसको 2-3 दिन 4 दिन इन्फेक्शन के हिसाब से चलाया जाता है, ज़रूरत के हिसाब से। अब ऐसी सर्दी जिसमें तकलीफ़ रात को बढ़ जाता है बहुत, दिन में ठीक ठाक है परेशान, लेकिन रात में शाम होते ही, सूर्यास्त होते ही कहेगा कि बहुत तकलीफ़ हो गई है, तो उस केस में मार्क्सोल देना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ सर्दी ऐसी है जो शाम के बाद आराम हो जाता है, लेकिन सुबह होते ही सूर्योदय हुआ कि रोगी एकदम परेशान, और उसमें बलगम वाली सर्दी है, तो उसमें आप मेडोरिनम दीजिए, 1M में 1 खुराक दीजिए। मेडोरिनम एक ऐसा मेडिसिन है जिसको बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आइए एक अन्य मेडिसिन, पल्सटिला। अब सर्दी जुकाम शुरू में क्या होता है, पनीला होता है, लेकिन कुछ दिन इलाज के बाद या नहीं भी इलाज कीजिए तो उसके बाद उसका बलगम एकदम गाढ़ा जैसा हो जाएगा। ऐसा बलगम जो गाढ़ा है लेकिन पकड़ने वाला नहीं है, तो उस केस में हम पल्सटिला देते हैं। और पल्सटिला का रोगी का स्वभाव क्रंदनशील होता है, मुंह थोड़ा सा कड़वा लगेगा और प्यास का अभाव रहेगा, ओपन एयर रिलीफ रहेगा। ये सब लक्षण आपको पल्सटिला में नज़र आएगा। एलर्जिक सर्दी में तो वैसे तो सब एलर्जिक एजेंट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कोई आदमी को धूल से एलर्जी है तो उसके लिए दवा दिया जाता है हाउस डस्ट, उसी हिसाब से पराग से है तो सेंगुनेरिया दिया जाता है। तो इस हिसाब से अलग अलग दवाई है। लेकिन जब एलर्जिक एजेंट का पता नहीं हो, सिर्फ ऐसा लगे कि एलर्जी के कारण वो बीमार पड़ गया है, तो उसमें एक बहुत ही कॉमन दवाई है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। उस दवाई का नाम है हिस्टामीन, ठीक है। तो हिस्टामीन दे करके उसको आप बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हिस्टामीन को देना कैसे चाहिए। तो 30 पावर में अगर आप दे रहे हैं
तो 4-4 घंटा पर 5-5 बूंद दीजिए। तुरंत अगर एलर्जी लग रही है तो शुरू में 5-5 मिनट के अंतर से 2-3 खुराक दे दीजिए, और जब आराम हो जाए तो 4-4 घंटा के अंतर से हिस्टामिन को 30 को 5-5 बूंद 1 कप ताज़ा पानी में डाल करके दीजिए। अब हम कुछ चर्चा करते हैं सर्दी और खांसी से संबंधित। ऐसा माना जाता है कि जो होम्योपैथिक चिकित्सक बहुत अच्छा मतलब अध्ययन किया है जिसको मेडिसिन पर बहुत पकड़ है, वही सर्दी का सफलतापूर्वक इलाज कर सकता है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली से सर्दी का इलाज एक कुशल चिकित्सक ही कर सकता है, लेकिन कुछ थोड़े से दवा हैं जिसका माने आमतौर पर उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर मतलब वो कुशल चिकित्सक है तो वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेगा, थोड़ा सा लक्षण से दवा बदल जाता है। अब जैसे किसी आदमी को सर्दी है और घूंट घूंट पानी प्यास तो बहुत है, लेकिन वो पानी पीना चाहता है, 1 घूंट 2 घूंट करके 1 घूंट पानी पिया फिर रख दिया, बेचैनी भी है, कछमच्छी है, चाय कॉफ़ी पीने से राहत मिलता है, या गर्म दूध लेने पर उसको बहुत राहत मिल रही है, ठीक है, तो उस केस में उसको आर्सेनिक 1 खुराक देने से बहुत अधिक फायदा होगा। इसी हिसाब से हम देखेंगे कि थोड़ा सा लक्षण, जैसे ब्रेनिया के केस में हमने देखा कि देर अंतराल से रोगी ज़्यादा पानी पीता है, तो उसी हिसाब से आर्सेनिक में है कि वो 1 घूंट 2 घूंट करके पानी पीना चाहता है। तो इस हिसाब से आप देखें कैप्सिकम है तो एक ही बार में बहुत पानी पीता है, उसका प्यास ही नहीं बुझता है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा लक्षण चेंज हुआ तो दवाई चेंज हो जाएगा। ये नहीं है कि मतलब एक किसी को अगर मतलब मार्कसोल का लक्षण है तो उसका सर्दी मार्कसोल ठीक करेगा, और अगर किसी को मार्कसोल का लक्षण नहीं है, मेडोडिनम का है, तो मेडोडिनम से वो फ़ायदा प्राप्त करेगा या उससे उसको आरोग्य मिलेगा। तो होम्योपैथी में थोड़ा सा लक्षण मिलने से दवा चेंज हो जाता है। दवा तो उसको अगर हम ध्यान रखते हैं, ठीक से सिम्टम्स को मिला पाते हैं, तो हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पर नहीं गौर करते हुए भी हम सर्दी का इलाज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को बहुत सर्दी है या सर्दी बार बार हो जाता है, तो उसको 1 खुराक बेसिलिनम दिया जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अब सर्दी है लेकिन वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक से लक्षण समुचित लक्षण को गौर नहीं किया पेशेंट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बायो 5 नाम की एक दवा होती है। अगर कोराइजा सामान्य कोराइजा सर्दी हो तो बायो नंबर 5 की 4-4 गोली 4-4 घंटा के अंतर से उसको देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ओसिमम सेंक्टम, जस्टिसिया क्यू और नेक्टोनेंथस समान मात्रा में अगर उसको हम मिला लेते हैं, बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 30 ml ले लिए ओसिमम सेंक्टम क्यू, 30 ml ले लिए जस्टिसिया आधा तोदा क्यू, और 30 ml ले लिए नेक्टोनेंथस क्यू, तीनों को मिला दिए, और उसमें से 15-15 बूंद अगर 4-4 घंटा के अंतर से 1 कप गर्म पानी में डाल करके चाय के तरह दें तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है सर्दी के मामले में, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ हैं, हर एक दवाई को इसमें समेटना थोड़ा सा कठिन है, तो इसमें हम कोशिश किए हैं कि ताकि जो मतलब कुछ समुचित दवाई के बारे में चर्चा किया जाए, तो अन्य दवाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप इससे अगर आपको कुछ लाभ हो, कुछ कॉन्फिडेंस हो, कुछ गाइडलाइन मिले तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ताकि इसको देख करके आप इस पर भी कुछ कोडी कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेक्रेटरी का नंबर दिया हुआ है, आप उनके माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में सर्दी खांसी जैसे कठिन रोग के इलाज में
को पूरा समेटना बहुत कठिन है। अतः मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शीघ्र ही खांसी भाग 2 बनाऊँ। ठीक है, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।